हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पुजारी महादेव। आज मैं आप लोगों को कुछ टॉपिक सिखाने वाला समझाने वाला हूँ। इस टॉपिक का नाम है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड शेयर्स। और आज हम लोग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड शेयर्स का थर्ड सम सॉल्व करने वाले हैं। तो लिख के दिए कि मिस्टर सचिन डिजायर टू इन्वेस्ट इन द शेयर्स ऑफ द कंपनी एंड वर्ल्ड कप इंडिया लिमिटेड ऑफ द विच बैलेंस शीट एज 31 मार्च 2015 एज फॉलोज। लायबिलिटीज लिख के दिया है और असेट्स लिख के दिया है। ठीक है। तो यू आर इन्फॉर्म दैट, तो यहाँ पे लिख के दिए कि लैंड एंड बिल्डिंग इज अंडर वैल्यूड बाय ₹10,000। ओके, तो लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू अंडर वैल्यूड है 10,000। प्लांट एंड मशीनरी इज ओवर वैल्यूड बाय ₹8,000। ठीक है। द प्रॉफिट फॉर लास्ट 5 years वेयर इतना लिख के दिया है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इतना लिख के दिया है, सब लिख के दिया है। प्रिज्यूम दैट ऑल लायबिलिटीज प्रॉपरली। फिर हमें क्या क्या कैलकुलेट करने वाला वो देख लेते हैं पहले। तो बोले यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द गुडविल विच इज 5 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट बेस्ड ऑन द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 years। ओके, तो हमें गुडविल निकालने बोला सुपर प्रॉफिट मेथड के हिसाब से, और उसका नंबर ऑफ इज परचेज 5 years है, और एवरेज प्रॉफिट भी अपन को 5 साल के लिए निकालने बोला है। ठीक है। फिर हमें इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर्स निकालना है, यील्ड वैल्यू निकालना है एफएमपी के बेसिस पे, एंड फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स निकालने बोला है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग गुडविल निकालेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड के हिसाब से। तो सबसे पहला हम लोग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल निकालेंगे। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वो भी सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड। तो सुपर प्रॉफिट मेथड के हिसाब से अगर गुडविल निकालना है तो सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना पड़ता है, जस्ट मैंने आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताया था, वापस एक बार बता देता हूँ कि सुपर प्रॉफिट मेथड के हिसाब से अगर गुडविल निकालना है तो सबसे पहले एफएमपी निकालेंगे। तो एफएमपी बेसिकली कैसा आएगा, ज़्यादा मगजमारी नहीं रहता है। तो आपका जो एवरेज प्रॉफिट रहेगा वही आपका एफएमपी हो जाएगा। ठीक है। तो मैं पहले एवरेज प्रॉफिट निकालता हूँ। तो एफएमपी मुझे निकालना है। तो एफएमपी निकालने के लिए मुझे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे आएगा, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो हमें कुछ 5 साल का प्रॉफिट लिख के दिया है, 35,000 प्लस 36,000 प्लस 40,500 प्लस 40,000 प्लस 38,500, देन डिवाइडेड बाय 5। तो आपको ऐड करके दिखा दो कितना वैल्यू आता है। 35,000 प्लस 36,000 प्लस 40,500 प्लस 40,000 प्लस 38,500, तो आंसर आता है 1,90,000। और 1,90,000 को 5 से डिवाइड करेंगे, मेरा आंसर आ जाएगा 38,000। तो 38,000 मेरा आ गया एवरेज प्रॉफिट। बट ये डेटा मेरे को कहाँ से मिला, कैसे मिला, आपको दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे, द प्रॉफिट लास्ट 5 years 36,000 35,000 40,000 40,000 38,500। तो ये जो लास्ट प्रॉफिट फॉर लास्ट ईयर लिख के दिया है, इसके बेसिस पे हमने एवरेज प्रॉफिट निकाला है। तो ये आपको क्वेश्चन में लिख के दिया है। ठीक है। अब दूसरा स्टेप हमारा क्या होता है, इसके अंदर क्या निकालना पड़ता है, दूसरा स्टेप हमारा होता है कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड, तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे मिलेगा मुझे, तो टोटल असेट्स में से माइनस करेंगे एक्सटर्नल लायबिलिटीज। तो इसको तो फॉर्मेट के वे में हम लोग सॉल्व करेंगे। सीरियल नंबर, particulars, रुपीस एंड रुपीस। तो सबसे पहला लिखेंगे असेट्स टेकन ओवर एट अग्रीड वैल्यू। तो पहले क्या करता हूँ, जितनी भी असेट्स है पहले लिख देता हूँ, फिर आपको एक एक करके समझाता हूँ। मतलब मैं बस सिर्फ नाम रिकॉर्ड करा बस, फिर असेट्स में, सॉरी ये तो हेडिंग हो गया।
पहला ऐसा लैंड एंड बिल्डिंग है पहला, फिर देन प्लांट एंड मशीनरी, देन इन्वेस्टमेंट तो नहीं आता, स्टॉक, सन्ड्री डेटर्स, बैंक बैलेंस एंड कैश ऑन हैंड। ठीक है, आपको दिखा देता हूँ, देखो दिख रहा है, ये असेट साइड आपका। बट यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो है ना 5% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, तो मैंने आपको जब गुडविल का वैल्यूएशन करने के लिए बोला था तो आपको बोला था कि जब भी हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए तो सारे के सारे असेट्स लेंगे, लेकिन उसमें से गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट मतलब इन्वेस्टमेंट एंड मिसलिनियस एक्सपेंडिचर कंसिडर नहीं करेंगे ऐसा। तो इसमें 5% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इग्नोर हो जाएगा, क्योंकि अपन जो गुडविल निकालते हैं वो ट्रेडिंग बिजनेस का गुडविल निकालते हैं, ना कि नॉन ट्रेड एसेट्स का निकालते हैं, इसलिए इसका नहीं आएगा बस। लेकिन अब देखो यहाँ पे एडजस्टमेंट क्या लिख के दिया है कि लैंड एंड बिल्डिंग तो ऊपर आपको 70,000 लिख के दिया है यहाँ पे, बट नीचे क्या लिख के दिया कि लैंड एंड बिल्डिंग इज अंडर वैल्यूड बाय ₹10,000। ओके, तो ऊपर जो लैंड एंड बिल्डिंग 70,000 रिकॉर्ड हुआ और 10,000 कम रिकॉर्ड हुआ है, तो लोगों के दिमाग में क्या आता है कि अंडर वैल्यू लिख के दिया रहेगा तो उसमें से माइनस कर देने का, ऐसा नहीं है। आपको उसका मतलब समझना है कि ऊपर जो 70,000 वैल्यू रिकॉर्ड हुआ है वो गलती से 10,000 कम रिकॉर्ड हुआ है, तो इस गलती को सुधारने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिर प्लस करना पड़ेगा। तो वो 70,000 में वो 10,000 क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। फिर उसी तरह प्लांट एंड मशीनरी आपको देखो यहाँ पे 88,000 लिख के दिया है, बट यहाँ पे उसके ऊपर एडजस्टमेंट लिख के दिया कि प्लांट एंड मशीनरी इज ओवर वैल्यूड बाय ₹8,000। ओके, तो यहाँ पे जो प्लांट एंड मशीनरी 88,000 है वो ज़्यादा रिकॉर्ड हो गया 8,000। ओके, तो उसको सही करना पड़ेगा, तो सही करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। मतलब ज़्यादा रिकॉर्ड हुआ है तो कम करना पड़ेगा, कम रिकॉर्ड हुआ है तो ऐड करना पड़ेगा, ऐसा है। तो आपको उल्टा काम करना है। लेकिन बच्चे लोग क्या करते हैं, ओवर वैल्यू लिख के दिया तो सीधा प्लस कर देते हैं, अंडर वैल्यू लिख के दिया तो माइनस कर देते हैं। आपको उल्टा करना है, अंडर लिख के दिया रहेगा तो प्लस करना है, ओवर लिख के दिया रहेगा तो माइनस करना है, बस। तो जैसा लिख के दे वैसा लिख देता हूँ। तो लैंड बिल्डिंग 70 था, 10,000 ऐड किया तो 80,000 आ गया। प्लांट एंड मशीनरी 88,000 था, 8,000 ओवर वैल्यूड है तो लेस किया, तो ये भी 80,000 आ गया। स्टॉक के बारे में कुछ नहीं बोला था, एज इट इज़ वही 36,000 रिकॉर्ड कर दिया। सन्नी डिटर के बारे में कुछ नहीं बोला तो वही 24,000 ऐड कर दिया। बैंक बैलेंस के बारे में कुछ नहीं बोला तो वही 53,000 ऐड कर दिया। कैश ऑन हैंड के बारे में कुछ नहीं बोला तो वही 19,000 उसके अंदर ऐड कर दिया। बस ये सबको प्लस करेंगे और भाग लेंगे। तो 80,000 प्लस 80,000 प्लस 36,000 प्लस 24,000 प्लस 53,000 प्लस 19,000, तो आता है 2,92,000। अब इसमें से लेस करेंगे एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़। तो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ में मैंने आपको क्या बोला है, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस, उनको छोड़ के बाकी जो भी रहेगा वो आपका एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ में आ जाएगा। तो देखो आपको क्वेश्चन में दिखा देता हूँ, ये देखो। तो पहला तो इक्विटी लिखा है तो इक्विटी शेयर्स कैपिटल, प्रेफरेंस लिखा है तो प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। ओके, तो ये शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस को छोड़ के बाकी जो भी रहेगा आपका एक्सटर्नल लाइबिलिटीज आएगा। तो 5% डिबेंचर 20,000 ये आपका एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। फिर करंट लाइबिलिटी इन प्रोविजन, ये तो हेडिंग है, उसके अंडर में क्रेडिटर लिख के दिया तो ये भी आपका एक्सटर्नल लाइबिलिटीज हो जाएगा। तो 5% डिबेंचर 20,000 एंड सन्डी क्रेडिट 20,000, तो यही दो आपका एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। नहीं, फिर एक सेक्योर्ड लोन भी है, नहीं, अच्छा वो इसी के बारे में लिख के दिया, ठीक है, तो दोनों लिख दूंगा मैं यहाँ पे। तो 5% डिबेंचर मेरा आ जाएगा 20,000। ओके, फिर उसके बाद सन्डी क्रेडिटर, तो सन्डी क्रेडिटर मुझे लिख के दिया है 20,000। दोनों को ऐड करूँगा तो 20 कितना होता है, 40,000, बस उसमें से लेस कर दूँगा, -40,000, तो आंसर आता है 2,52,000।
तो ये जो 2,50,000 है ये आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। ठीक है, ओके। अब थर्ड स्टेप क्या है? कुछ नहीं, अब थर्ड स्टेप तो फॉर्मूला ही है। मेन चीज़ आपको जो निकालनी थी आपने निकाल ली है। अब थर्ड स्टेप हमें निकालना पड़ता है नॉर्मल प्रॉफिट। मैं स्टेप्स के हिसाब से जा रहा हूँ, आप लोग को स्टेप पता रहेगा। फिर ये कैसे आएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड आया 2,52,000 इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो क्वेश्चन में आपको दिखा देता हूँ कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमें कितना लिख के दिया है। तो देखो यहाँ पे द कंपनी हैज़ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज़ 10% फॉर ऑल पर्पस। तो ये आपका नॉर्मल रिटर्न हो गया 10%। बस मैं यहाँ पे 10% लिख दूँगा। 10% अगर मैं निकाला तो ये कितना आ जाएगा? 25,200। ये आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। ठीक है, फिर फोर्थ क्या निकालना है मुझे? सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट कैसे आएगा? तो सुपर प्रॉफिट को निकालने का फॉर्मूला क्या है? सुपर प्रॉफिट को निकालने का फॉर्मूला होता है एफ एम पी माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो पहले स्टेप से मेरे को एफ एम पी मिला 38,000। नॉर्मल प्रॉफिट अभी निकाला 25,200। दिखा देगा आपको, ये देखो एफ एम पी 38,000। यहाँ पे लिख देंगे 38 तब 25। लेकिन एक मिनट, एक मिनट, इसमें मैंने ओके। तो फिर ये जो एफ एम पी आया उसमें से फिर ऑन इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो रहता है वो लेस करना पड़ता है, मतलब इंटरेस्ट और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। तो ये वाले क्वेश्चन में तो इन्वेस्टमेंट लिख के दिया था ना, तो वो तो हमने कंसिडर ही नहीं किया ऐसा। 5% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 20,000 है। तो 20,000 के ऊपर 5% अगर मैं इंटरेस्ट निकालूंगा, 20,000 के ऊपर 5% अगर मैं इंटरेस्ट निकालता हूँ तो कितना आता है? 1,000 रुपीज़। तो 1,000 रुपीज़ कोई भी नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट रहेगा, इंटरेस्ट जो रहेगा वो उसमें से लेस करना पड़ता है एफ एम पी में से। तो मैंने शायद यहाँ पे किया नहीं लगता है यहाँ पे। तो ये जो एफ एम पी आया उसमें से माइनस करेंगे, माइनस इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 1,000। तो फाइनल आंसर आएगा 37,000। तो बच्चे लोग यही गलती कर दी, मैंने भी वही गलती कर दी। तो आपको इस बात का ख्याल रखना है कि अगर क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट लिख के दिया रहेगा तो जाहिर सी बात है वो मेरे प्रॉफिट के अंदर वो इनकम कहीं ना कहीं इंक्लूड हुआ ही रहेगा किसी ना किसी ईयर में। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? उसमें से लेस करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग बिजनेस का इनकम चाहिए, ना कि नॉन ट्रेड बिजनेस का इनकम चाहिए। ठीक है, बस तो वो 37,000 मैं यहाँ पे लिखूँगा, मैंने यहाँ पे 38 लिखा। अब इसमें से माइनस कर दूंगा, तो 37,000 माइनस 25,200। तो आंसर आता है 11,800। तो ये आ गया आपका सुपर प्रॉफिट। अब उसके बाद क्या निकालेंगे? गुडविल निकालेंगे। तो गुडविल को निकालने का फॉर्मूला क्या है? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस। तो सुपर प्रॉफिट 11,800, नंबर ऑफ ईयर्स परचेस 5 लिख के दिया मुझे क्वेश्चन में, इंटू 5। तो 59,000 मेरा गुडविल आ गया। दिखा देता हूँ आपको एक बार। देखो यहाँ पे द गुडविल विच इज़ 5 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। 5 लिख के थे ना यहाँ पे, इसीलिए। और ये तो पूरा मैंने यहाँ पे लिख के दिया। हो गया। चलो, तो ये तो मैंने निकाल दिया गुडविल। अब मुझे शेयर्स का भी वैल्यूएशन करने का। नेक्स्ट आएगा वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स।
तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड। तो इसका फॉर्मूला क्या है? नेट असेट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो नेट एसेट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर कैसे मिलता है? मैंने आपको बताया था कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस गुडविल। अगर क्वेश्चन में, हाँ, इसमें जब शेयर्स का वैल्यूएशन करते हैं ना, तो इसमें सारे एसेट्स को कंसिडर किया जाता है। तो जो मैंने गुडविल के टाइम पे इन्वेस्टमेंट को इग्नोर किया था, बट उस इन्वेस्टमेंट को मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इंक्लूड करूँगा। प्लस इन्वेस्टमेंट भी इसके अंदर आएगा, इस बात का ख्याल रखना है। फिर इसमें से माइनस करूँगा प्रेफरेंशियल कैपिटल, प्लस करूँगा कॉल इन एरियर्स, अगर लिख के दिया रहेगा तो मुझे कैपिटल एम्प्लॉयड तो मेरा आ गया यहाँ पे 2,52,000 कुछ था ना यहाँ पे, देखो। तो मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड है 2,52,000 प्लस गुडविल। गुडविल आया मेरा 59,000, ये देखो। तो यहाँ पे गुडविल में 59,000 लिख दूंगा, प्लस इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट मुझे 20,000 लिख के दिया था। क्वेश्चन में प्रेफरेंशियल कैपिटल है क्या? लिख के दिया। देखो, इन्वेस्टमेंट 5% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 20,000 वो लिख दिया। फिर यहाँ पे प्रेफरेंशियल कैपिटल कितना, 20,000 लिख के दिया। तो लेस कर देंगे, प्लस कॉल इन अरियर्स तो ऐसा कुछ लिख के नहीं दिया, तो है ही नहीं, तो आएगा नहीं। डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो इक्विटी शेयर्स मुझे कितना लिख के दिया है? 2,000। दिखा देता आपको। 2,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 इज फुल्ली पेड अप। दिखाई दिया ये 2,000। बस अप्लाई कर दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। तो 2,52,000 प्लस 59,000 प्लस 20,000 माइनस 20,000, तो 3,11,000 आता है। डिवाइड बाय 2,000, डिवाइडेड बाय 2,000 अगर मैं करता हूँ तो 155.5 आ जाएगा। ठीक है। फिर इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड आ गया 155.5। और मैं निकालूंगा यील्ड वैल्यू मेथड। यील्ड वैल्यू मेथड। तो यील्ड वैल्यू मेथड के हिसाब से अगर मुझे एफएमपी निकालना है, तो मुझे सबसे पहला क्या करना पड़ेगा? वही ऐसा करते हैं। तो पहले मैं अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ। पहले निकालेंगे हम लोग एडजस्टेड एफएमपी। ओके, तो एडजस्टेड एफएमपी कैसे निकालेंगे? तो आपका जो, पहले हम लोग लिखेंगे, चलो इसमें लिख के ही करता हूँ, आपको ऐसे बता दो। सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, और रुपीज़। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे एफएमपी। तो एफएमपी मतलब आपका एवरेज प्रॉफिट ही आपका एफएमपी होएगा। आपका एवरेज प्रॉफिट ही आपका क्या बन जाएगा? एफएमपी बन जाएगा। तो देखो, तो यहाँ पे मेरा जो एफएमपी आया था, इंटरेस्ट माइनस करने का 37,000। जब शेयर्स का वैल्यूएशन करते हैं ना, तो ओवरऑल इनकम कंसिडर किया जाता है। तो इसका मतलब आपको यहाँ पे 38,000 कंसिडर करना पड़ेगा। मतलब शेयर्स में आपको कोई भी चीज़ इग्नोर नहीं करना है, सिर्फ गुडविल में आपको चीज़ें इग्नोर करनी थी। तो इसलिए इसके अंदर मैं 38,000 रिकॉर्ड करूँ, मतलब इसमें एफएमपी 38,000 कंसिडर करूँ। ठीक है। फिर इसमें फिर इसमें से मैं माइनस करूँगा प्रेफरेंस डिविडेंड, अगर लिख के दिया रहेगा तो प्रेफरेंस डिविडेंड, तो प्रेफरेंशियल कैपिटल लिख के दिया था, तो प्रेफरेंस डिविडेंड तो होगा ही। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, देखो। 6% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 इज फुल्ली पेड अप 20,000। तो ये 20,000 के ऊपर मुझे 6% निकालना है। तो अगर मैं 6% निकालूंगा, तो मुझे प्रेफरेंस डिविडेंड का वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। तो 20,000 का 6%, 1,200।
ठीक है, फिर उसमें से माइनस किया जाता है ट्रांसफ़र टू रिज़र्व अगर होगा तो ट्रांसफ़र टू रिज़र्व देखो क्वेश्चन में आपको लिख के दिया है यहाँ पे, द कंपनी हैज़ प्रैक्टिस टू ट्रांसफर रिजर्व 25% ऑफ नेट प्रॉफिट। तो आपको नेट प्रॉफिट का 25% ट्रांसफर करना है, दिख रहा है? ओके, तो 25% बोला है, तो ये जो एफ एम पी रहता है उसके ऊपर निकालना रहता है 38,000 का 25%। 38,000 इंटू 25% तो 9,500, तो ये दोनों लेस हो जाएगा इसमें से बस। तो इस तरह मुझे मेरा एडजस्टेड एफ एम पी आ जाएगा। तो 38,000 माइनस 1200 माइनस 9,500 तो 27,300, तो मेरा आ गया एडजस्टेड एफ एम पी। ठीक है, अब उसके बाद क्या निकालते, फिर उसके बाद हमें निकालना होता है रेट ऑफ एफ एम पी। तो कैसे निकालते, एडजस्टेड एफ एम पी अपॉन इक्विटी शेयर कैपिटल इंटू 100। तो एडजस्टेड एफ एम पी मेरा है 27,300। इक्विटी शेयर्स कैपिटल मुझे कितना लिख के दिया है, इक्विटी शेयर्स कैपिटल 2 लाख लिख के दिया, 2 लाख इंटू 100। तो मैं इस पर कर लेता हूँ डिवाइड बाय 2 लाख 200, तो 13.65। बट आपको दिखा देता हूँ इक्विटी शेयर्स 2 लाख कहाँ लिख के दिया, ये देखो 2,000 इक्विटी शेयर 100 इज फुल्ली पेड अप 2 लाख। ठीक है, अब नेक्स्ट फार्मूला, लास्ट फार्मूला, वैल्यू पर शेयर, वैल्यू पर शेयर। तो ये वैल्यू पर शेयर कैसा आएगा, रेट ऑफ एफ एम पी, रेट ऑफ एफ एम पी अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इंटू पेड अप वैल्यू पर शेयर, पेड अप वैल्यू, पेड अप वैल्यू पर शेयर। ठीक है, तो रेट ऑफ एफ एम पी मेरा आया 13.65। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में लिख के दिया था 10%, दिखा देता आपको वापस एक बार, ये देखो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10% फॉर ऑल पर्पस, तो यहाँ पे 10 लिख दिया इंटू पेड अप वैल्यू। तो इक्विटी शेयर्स का पेड अप वैल्यू देखो यहाँ पे, इक्विटी शेयर्स 100 इज फुल्ली पेड अप, तो यहाँ पे 100 लिख के दे, अगर यहाँ पे ऐसा डायलॉग लिखा रहता ₹100 ईच एंड ₹70 पेड अप लिख के दिया रहता, तो फिर मैं यहाँ पे फिर 70 लिखता, पर यहाँ पे तो ऐसा कुछ मेंशन नहीं, इसलिए 100 है तो इससे 100 ही आएगा, 100 लिख दिया बस। फॉर्मूला अप्लाई करूँगा आंसर आ जाएगा। तो कैसे करेंगे, 13.65 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 100 तो 136.5, ये आपका वैल्यू पर शेयर आ गया। एंड लास्ट थर्ड, फेयर वैल्यू मेथड। तो इसमें वैल्यू कैसे निकालते, इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस यील्ड वैल्यू अपॉन 2। तो इंट्रिंसिक वैल्यू कितना है मेरा, तो इंट्रिंसिक वैल्यू के हिसाब से 155.5, तो यहाँ पे लिख दूंगा 155.5 प्लस यील्ड वैल्यू आया मेरा 136.5 डिवाइडेड बाय 2, 155.5 प्लस 146 हो गया। तो इस तरह मैंने तीनों मेथड निकाल लिया। बस इस तरह आपको सम को क्या करना है, सॉल्व करना है। देख लो मैंने कैसा किया है। ठीक है, आई होप आपको समझा रहेगा। थैंक यू।